नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ खबरों की में। मैं हूं आशीष कुमार झा और हमारे साथ हैं अभिषेक ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमत पर। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आशीष, बहुत अच्छा लगा दोबारा आके आवाज़ खबरों की में। पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या ऐसे ही आगे भी हमें देखने को मिलेगा? देखिए बेसिकली जो पेट्रोल और डीज़ल में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये वृद्धि सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रही, बल्कि जो कच्चे तेल का इंटरनेशनल मार्केट जो है, उसमें अभी जो प्रति बैरल रेट्स है, उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। और जब तक ये इजाफा चलता रहेगा, जब तक ये विदेशी मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक हमें ये रेट्स में इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी 21 गुना बढ़ चुका है। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में 21 गुना बढ़ चुका है। तो ज़ाहिर से बात है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कोई पूर्ण विराम ना लगाया जाए, तब तक ये दाम बढ़ते रहेंगे और हम जैसे आम आदमियों की जेब के ऊपर ये खतरे का एक निशान जो है, वो चलता रहेगा। अ, प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले एक भाषण दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार के पास मौका था एक्साइज ड्यूटी कम करने का। जी। लेकिन उस टाइम पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी देश में बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण आज इस कीमत जो है 100 के आंकड़े को छू रही है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का जो अधिवेशन था पेट्रोल और डीज़ल की दामों को लेकर, इसको मैं थोड़ा-सा एक मिक्स्ड रिएक्शन के ज़रिए लेके चलता हूँ कि उनका अधिभाषण कहीं तक मतलब सही भी था और कहीं तक वो गलत भी था। सही ऐसे कि उनके भाषण में एक चीज़ जो कही गई, उसका मकसद ये था कि अब हम धीरे-धीरे, आप जैसे देख रहे होंगे, देश में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज़ बढ़ रहा है। तो अगर विदेशी देशों के हिसाब से अगर तुलना की जाए, तो हमारे देश में ये ग्रोथ जो है और ये जो प्रोसेस है, ये काफ़ी कॉस्टली है और साथ ही साथ ये काफ़ी स्लो है। क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो डेवलप हुआ हो, जिसको लेकर हम अपनी जो खपत जो पेट्रोल डीज़ल के ऊपर जो ज़्यादा जा रही है, उसको हम कम कर सकें। अभी भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें, आप इंडियन रेलवेज़ का एग्ज़ाम्पल लिए। इंडियन रेलवेज़ में आज भी हर जगह इलेक्ट्रिफाइड तो नहीं है। कई जगह आज ऐसे भी हैं जहाँ डीज़ल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि हमारी खपत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं जो डिपेंडेंसी है ना, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं हमारे, अगर आप बाकी देशों की तुलना करें, नेपाल में ₹72, चाइना में ₹74, पाकिस्तान में तो ₹51 हाँ। पेट्रोल है। तो और इस पे राम माँ सीता भूमि और रावण भूमि को लेकर के सपा के एक सांसद ने बयान भी दिया था। नहीं, देखिए वो तो ख़ैर उनके बयान की बात करना अपने आप में गलत है कि वो तो देखिए हर स्टेट की अपनी एक टैक्सेशन पॉलिसी होती है और कहीं न कहीं इसके ऊपर कोविड का भी इम्पैक्ट है। जैसे हमने देखा कि कोविड-19 में पूरी इकोनॉमी जो है वो तबाह हो चुकी थी और पेट्रोल और डीज़ल एकमात्र ज़रिया है सरकार के लिए कि वो अपने राजस्व को बढ़ा सके एक्चुअली अपने राजस्व को। और राजस्व को बढ़ाने के लिए जो पेट्रोल और डीज़ल जो है, इनके ऊपर, हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि टैक्स रेट्स जो हैं वो पेट्रोल के ऊपर 60% है, डीज़ल के ऊपर 54% है, इसमें कुछ कमी आ सकती है। लेकिन एक यही ज़रिया है सरकार के पास कि वो अपने राजस्व को बढ़ सके। अब आप ये देखिए कि हमारी निर्मला सीतारमण ने भी कहा था, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और आईएमएफ की भी रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट था इकोनॉमी में, हम कहाँ -25 पहुँच चुके थे। हमारी हालत कोविड में सबसे ज़्यादा बेकार हुई। उसके बावजूद भी हम +10%, 10.8% ग्रोथ के साथ हम दोबारा जो है एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स का 50,000 का आंकड़ा पार करना, ये कहीं न कहीं संकेत है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी जो है अभी वो जंप करने की स्थिति में आ चुकी है। लेकिन इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं, वो हमें तुरंत देखने को ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोविड-19 की जो समस्या थी, ये सिर्फ़ हमारे देश में नहीं थी, इसमें बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और तो अगर क्या कोरोना महामारी का भी इम्पैक्ट है इस पर? जी, बिल्कुल है। आप देखिए, अगर सऊदी का ऑयल क्राइसिस हुआ था, अगर आपको याद हो तो 70 के दशक में, तो उस वक़्त क्या हुआ था कि सऊदी की मार्केट चरमरा सी गई थी और सऊदी एक
तेल का सबसे बड़ा स्रोत है, वो सबसे बड़ा सोर्स है, और सऊदी जो है वो अमेरिका जैसे देश को, हमें और कई देशों को ऑयल सप्लाई करता है। और क्योंकि हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर हैं ऑयल की, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर वहाँ के मार्केट्स में कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, विदेशी मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे मार्केट पे भी उसका एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीज़ल की बात करें तो हाँ, 2014 में जब इससे पिछली जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी 14 से पहले, उस वक्त कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो ये सरकार इम्प्लीमेंट करा सकती है पेट्रोल और डीज़ल के दामों को कम करने के लिए। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीज़ल क्यों नहीं ले आते, लेकिन जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीज़ल लाना, देखिए जीएसटी एक सेपरेट टाइप का टैक्स है, और पेट्रोल और डीज़ल जो है, जो हम बेसिकली आयात करते हैं दूसरे देशों से, उसके ऊपर कई तरह के एक्साइज़ और कई तरह के ड्यूटीज़ और कई तरह के टैक्सेस लगने के बाद हमें वो फाइनल प्राइस मिलती है। अब अगर विदेशी रुपयों के हिसाब से देखें तो पेट्रोल की कीमत विदेशी बाज़ार में 54 रुपये या 58 रुपये के आसपास है। उसके ऊपर ये 60% जो टैक्सेस लगे हैं ना, इसकी वजह से उसकी कीमत कहीं 98 रुपये, कहीं 92 रुपये, तो कहीं 100 रुपये के पार है। अभी आज की अगर आप रिपोर्ट देखें तो आज 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई डीज़ल में और 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई पेट्रोल में। और राजस्थान का जो श्री गंगा नगर जो इलाका है, वहाँ 100 रुपये 17 पैसे हैं पेट्रोल की कीमत। तो ये जाहिर सी बात है, ये ज़रूर चिंता का विषय है, लेकिन अगर हर जगह ही दाम बढ़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर विदेशी बाज़ार ही स्टेबल नहीं है, विदेशी व्यापार ही स्टेबल नहीं है, तो वहाँ फिर आप विपक्ष के नेताओं ने ये भी कहा था कि जैसे सरकार अभी जैसे लगभग 10-12 रुपये इसे कम करके 88 रुपये के आसपास पेट्रोल की कीमत को ला सकते हैं। जो सरकार ने जो 60% टैक्स लगाया है ना, उसको हटा के, तो क्या ये सरकार को हटाना चाहिए? क्योंकि सरकार तो राजस्व लेगी, बिना रिवेन्यू के कोई काम करेगी नहीं सरकार। तो इस तरह के बयान को आप क्या कह सकते हैं? देखिए, ये बयान बेबुनियाद है, ये भी मैं नहीं कह सकता, और ये बयान सही है, ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार का राजस्व का जो स्रोत है वो पेट्रोल और डीज़ल ही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि लॉकडाउन के समय में जब इसकी खपत नहीं थी, जब हम 4 महीने 5 महीने, हम क्या पूरा विश्व ही अपने घरों में बैठा हुआ था, संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे विश्व में, उस वक्त खपत नहीं थी, तो उस वक्त यूनाइटेड अरब अमीरात्स में और अरब की जितने भी देश हैं जहाँ ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, वहाँ प्रति बैरल तेल की कीमत पानी की कीमतों से भी कम हो गई थी। उस वक्त हम चाहते तो उस वक्त हम पेट्रोल और डीज़ल के दाम घटा सकते थे, लेकिन हमने घटाया भी, लेकिन वो बहुत ही मामूली, वो 36 पैसे या 40 पैसे की जो मतलब कम करने की जो ये होती है, उसे मैं एक्चुअली ये कंसीडर नहीं करता। ये किसी आम आदमी के जेब को उतना फ़ायदा नहीं करती। अगर पेट्रोल 2 रुपये सस्ते हो तो भाई साहब समझ में आता है, 40 पैसे में क्या ही होगा पूरे। अब आज कल ही का खबर है जो एलपीजी में 50 रुपये की वृद्धि कर दी गई, तो ये बहुत बड़ी वृद्धि है, लेकिन यही 36 पैसे 34 पैसे ये उतना मायने नहीं रखता है। नहीं, देखिए एक्चुअली जो लॉकडाउन में हुआ ना, लॉकडाउन में जिस हिसाब से प्रति बैरल की कीमत 12 रुपये 15 रुपये आ गई थी, अगर हमारा देश चाहता तो हम 12 रुपये 13 रुपये की कटौती कर सकते थे अपने पेट्रोल प्राइसेस में। आज जो हम कोरोना के दरमियान, हाँ, आज जो हम 100 रुपये देख रहे हैं वो हमारे 88 रुपये के आसपास होते हैं, और भाई साहब 12 रुपये भी काफ़ी मायने रखते हैं। और उसके बाद ज़रूर हाँ, जैसे जैसे अनलॉक हुआ और पूरा विश्व जो है उसकी इकोनॉमी फिर जो चरमराई हुई थी उसने एक तरह से स्टार्ट किया, तो हाँ ऑब्वियसली दाम बढ़े। लेकिन अगर हमारी दाम घट चुके होते उसके बाद थोड़ी एक मामूली बढ़ोतरी होती। अभी देखिए 21 गुना बढ़ने के बाद भी पेट्रोल के दाम कितने बढ़े? 6 रुपये बढ़े हैं। मतलब भले बढ़ोतरी 21 बार हो चुकी है, 21 बार, मैं 21 गुना के लिए माफ़ी चाहूँगा, 21 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन वो 21 बार बढ़ोतरी होने के बाद भी पेट्रोल 6 रुपये ही बढ़ा है, ऐसे ही डीजल 5 रुपये ही बढ़ा है। लेकिन ये जो 5 रुपये 6 रुपये की बढ़ोतरी हुई है ना, ये लोगों को इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि जब लॉकडाउन का समय था, जिस वक्त विश्व बाज़ार में पेट्रोल की कीमत कम थी, उस वक्त अगर सरकार इसे कम करती तो कहीं ना कहीं लोगों के जेब के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
लेकिन दूसरी तरफ बात ये है कि सरकार की भी जो मंशा है कि हम पेट्रोल और डीज़ल की खपत को कम करें, वो भी कोई गलत नहीं है, बिकॉज़ हमारे यहाँ पेट्रोल और डीज़ल की वाक़ई काफ़ी ज़्यादा खपत है। और जिस तरह से इंडिया में वो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स का और कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स को यूज़ करने का, सीएनजी एक ऑप्शन है आपके पास आज की डेट में। दिल्ली वाले जिनके पास सीएनजी है वो तो अभी काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक के लिए भी केजरीवाल सरकार कह रही है। देखिए, आपको सेटअप बनाने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि बेशक हमारा देश बेशक एक इलेक्ट्रिफाइड हो सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टेशंस हो सकते हैं जहाँ पर आप कार को अपना चार्ज कर सकें। बैंगलोर और हैदराबाद में तो ये शुरुआत हो भी चुकी है। बट इसके लिए किसी कंपनी को आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। अभी जैसे एलॉन मस्क, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो टेस्ला लेके आना चाहते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिफाइड कार है। अब टेस्ला के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हमारे पास वो चार्जिंग स्टेशंस की सुविधा नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कार का हमारे पास फ़ायदा क्या? कोई महत्व नहीं रहा कोई जाएगा। महत्व नहीं रहेगा। वो ऐसे ही रहेगी कि जैसे आप यहाँ दिल्ली की सड़कों पे देखते हैं, एक घर में 5 गाड़ियाँ हैं, 5 में से 3 निकलती है, 2 ऐसे ही दो पड़ी ऐसे पड़ी पड़ी सड़ हैं। रही हैं। तो वो ये वाली चीज़ हो जाएगी। और जिस तरह से जितनी तेज़ ये गति होगी ना, उतना आप दिखेगा सस्ता। अभी जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, टेस्ला जो है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो 35 लाख के आसपास आएगी भारतीय बाज़ार में, जो मुझे लगता है एक ऐसी कीमत है जिसको हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता एक इलेक्ट्रिक कार के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का देखिए इनोवेशन अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार की कीमत अगर 10 लाख से 25 लाख के रेंज में हो, चाहे आप हैचबैक ले, चाहे आप सेडान ले, चाहे आप एसयूवी ले। खैर एसयूवी में तो अभी ऑप्शन बहुत ही कम है इलेक्ट्रिक कार के, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी हो जाती है उतना पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक बेहतर अल्टरनेटिव साबित हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। अभी आप देखिए जैसे रेलवेज़ में भी मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था द मिंट की कि रेलवेज़ में ही इलेक्ट्रिफिकेशन इसीलिए ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि जो कच्चे तेल का, ऑयल का ये जो खपत है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम खपत कर रहे हैं, उसमें हम कमी कर सकें। और सरकार की मंशा ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, सौर ऊर्जा, बैटरी आधारित गाड़ियाँ, ये एक कहीं ना कहीं जैसे ही डिपेंडेंसी कम होगी ना, आप देखिएगा, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल कारें बंद ही हो जाएंगी, कम हो जाएंगी हमारी सड़कों पे। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की अगर डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो है वो रेट्स में भी कमी और कटौती हमें देखने को मिलेगी। अभी जैसे आपने राजस्व का जिक्र किया, कोरोना के दरमियान भारत पेट्रोलियम का शेयर भी सरकार बेचना चाहती थी। 3-4 बैठकें भी हुई, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। भारत पेट्रोलियम एक ऐसी संस्था है जो सरकार को कोरोना काल के दरमियान, जब पूरा देश लॉकडाउन था, बंद था पूरा भारत, उस समय भी लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू दिया था। लेकिन उसको बेचना किस हद तक सही होगा? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। आपकी एक कंपनी जो 10 महीनों से आपको नुकसान दे रही है, वो 1 महीने आपको फ़ायदा दे देती है, तो आप क्या वो 1 महीने के फ़ायदे के चक्कर में 10 महीने भूल जाएंगे क्या? तो भारत पेट्रोलियम ऑब्वियसली कोशिश चल रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन सरकार की जो मंशा प्राइवेटाइजेशन की है वो ये नहीं है कि सारी संस्थाएं ख़त्म कर दो। सरकार बेसिकली अपने ऊपर जो लोड पड़ रहा है उसको वो कम करना चाहती है। अभी मैंने आपसे बात की कि पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर टैक्सेस इसलिए बढ़ाए गए ताकि जो सरकार के ऊपर जो प्रेशर है राजस्व कम होने का, उस प्रेशर को वो न्यूट्रलाइज कर सके, उस प्रेशर से अपने आप को रिलीज़ कर सके। तो अब भारत पेट्रोलियम है, सिर्फ भारतीय पेट्रोलियम क्यों, सरकार के पास ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें उन्होंने अपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट किया गया है। वो शेयर से अपने आप को इसीलिए बेचना चाह रहे हैं, इसलिए उससे आज़ाद होना चाह रहे हैं क्योंकि इन शेयर्स के कारण सरकार के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर आ रहा है। जितना वो कमा नहीं पा रही उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। मुझसे लोग कहते हैं कि ये देखो अब सारा ज़माना प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश हो रहा है। गलत क्या है? नहीं तो इसी प्राइवेटाइजेशन को लेकर किसान भी तो आज सड़क पे हैं। नहीं, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन में गलत क्या है। आज आप इंडियन रेलवेज़ देखते हो, वंदे भारत है,
तेजस है, हम सफ़र हैं, ये ऐसी प्राइवेटाइज ट्रेन्स हैं। आप आजकल ट्रेन्स में सफाई ज़्यादा देखते हो, ये सफाई का टेंडर सरकार ने आखिर किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी को दी है, और उस प्राइवेट कंपनी के ज़िम्मे में ये चीज़ आई है कि ट्रेन के लगेज से लेकर उसके टॉयलेटरीज तक के साफ़ सफाई का जो ज़िम्मा है वो उन्हें लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, सरकार के पास क्या है, एक ही प्राइवेट कंपनी थोड़ी है भाई साहब, 10 तरह के प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके साथ जैसा सौदा हुआ, आप हटो दूसरा आएगा, दूसरा आपसे बेहतर काम करके देगा। प्राइवेट कंपनीज होने से एक फ़ायदा क्या होता है कि जो मार्केट में जो कंपटीशन होता है ना, वो बढ़ती है, जिससे एक हेल्दी मार्केट कंडीशंस इवॉल्व होती हैं। और जहाँ तक बात रही किसानों की कि वो प्राइवेटाइजेशंस को लेकर परेशान है, तो बेसिकली देखिए, किसान ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर कोई फर्म आ जाती है उनके खेतों में, तो वो उनके खेतों की ज़मीन ले लेगी, जबकि ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, विदेशों में तो काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिस हो रही है। आपने नहीं तो आपके घर ये में तो ये तो उदाहरण आप मतलब सरकार की ओर से कई बार दिया गया कि विदेशों में ऐसा चल रहा है, लेकिन किसान को समझाएगा कौन? क्योंकि जब से ये आंदोलन चल रहा है लगातार बैठक पे बैठक चली, 12-13 बैठकें हुई, लेकिन किसानों को समझाया नहीं गया, या फिर सरकार समझाने में असमर्थ रही, या किसान समझना नहीं चाह रहे हैं। तो नहीं, देखिए, ये जो 12-13 बैठक हुई, इसमें बेशक सरकार चाय पानी पिलाने के लिए, हालचाल पूछने के लिए तो बैठक नहीं करती थी। सरकार बेसिकली उन्हें अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसके आधार पर बताना चाहती थी कि प्राइवेटाइजेशन कंपनीज अगर आ जाती हैं तो उससे फ़ायदा क्या है। आप ये देखिए, आज की डेट में क्या है, अमेरिका की एक कंपनी है मैकडी, वो इंडिया का आलू इंडिया से ख़रीद के अपने यहाँ लाती है, उसका आयात करती है, ठीक है। इंडिया के, क्योंकि आजकल नई टेक्निक्स के कारण, फार्मिंग के नई टेक्निक्स के कारण इंडिया के जो आलू हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं। हमारा आलू वो 15 रुपये ख़रीद रहे हैं, ठीक है, 15 रुपये 20 रुपये के दर से, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 15 रुपये 20 रुपये के दर से खरीद रहे हैं। और वही मैकडी का बर्गर हमारे यहाँ इंडिया में उनके जो मैकडी के आउटलेट्स हैं वहाँ 80 रुपये 90 रुपये टैक्सेस लगा के बेच रहे हैं। तो सरकार का बेसिकली मंशा ये है कि कंपनी हमारी जो खरीद रही है, कंपनी हमारी जो बना रही है, और दोनों का जो पैसा है वो हमारे देश में ही फ्लो हो रहा है। अब ये देखिए, मैकडी का जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, ये पैसे इंडिया में तो नहीं आ रहे, ये जा तो अमेरिका को रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं है, अब लेकिन बहुत कम है। आप आईटीसी का एग्जांपल लीजिए, आईटीसी का जो आशीर्वाद आता है, उनका एमपी के सीहोर में बहुत बड़ा प्लांट है, और वो बेसिकली करते क्या है, उन्होंने 100 एकड़ की ज़मीन ले ली। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 100 एकड़ की ज़मीन ले ली, 100 एकड़ के ज़मीन के अंदर 10-12 किसान आ गए, 10-12 किसानों की ज़मीन आ गई। उनसे उन्होंने समझौता कर लिया, भैया तुम गेहूँ उगाओ, हम तुमसे गेहूँ खरीदेंगे, हम तुम्हें वो उचित दाम में देंगे, तुम्हें कोई मार्केट या किसी मंडी जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा गेहूँ हमारे पास, हम उसे अपने आटा चक्की में पीसेंगे, वो आटा चक्की में पीस के हम अपने पैकेट्स में फिल करेंगे, और वो पैकेट्स डायरेक्ट मार्केट में आएगा। इससे किसानों को भी फ़ायदा है, और इससे इन कंपनीज़ को भी फ़ायदा है कि इन कंपनीज़ को डायरेक्टली कच्चा माल मिल जाता है। किसानों को फ़ायदा कैसे है कि किसानों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब उस साल मान लीजिए एमपी में सूखे जैसी हालात आ गए, ठीक है, या वर्षा इतनी हो गई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए और आपको नुकसान हो गया, तो इस नुकसान की भरपाई करेगा कौन? किसान को कोई भरपाई करने की ज़रूरत नहीं। इस नुकसान का भरपाई करेगी वो कंपनी जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन है कि अगर मैं असमर्थ होता हूँ किसी नेचुरल कारण से, तो मेरे खर्चे, किसान बैंक से जो लोन्स लेता है, जो कर्ज लेता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, मतलब ये प्राइवेट कंपनीज उसको मदद कर सकती है, क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो प्राइवेटाइज होना ये घाटे की बात नहीं है, फ़ायदा ही है। जितना प्राइवेटाइज होगा, आप सोचिए, मैं बिहार से हूँ, हमारे बिहार का मखाना, हमारे बिहार में उसकी कोई अहमियत नहीं। मैं दिल्ली आता हूँ, मखाना का पैकेट देखता हूँ बिग बाज़ार के मॉल में रखा हुआ, 50 रुपये में 50 ग्राम देते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये उद्योग जो है, उद्योग हमारा, सब कुछ हमारा। जैसे कहा जाता है ना, एक कहावत भी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। और मैं कहता हूँ ये प्राइवेटाइजेशन वाला सिस्टम ये हर जगह होना चाहिए, सिर्फ मुंबई या दिल्ली जैसे शहर नहीं। बिहार में एक प्राइवेट कंपनी आए, वो इन्वेस्ट करे, वो मखाने खरीदे।
तो लिट्टी चोखा अभी लिट्टी अभी चोखा जैसे हमारा एक ऐसा जो डिश है, वो लिट्टी चोखा हमारा इंटरनेशनल दर्जे पर जाए, हम अगर उनके यहाँ की चाउमीन खा सकते हैं, हम उनके यहाँ का पास्ता खा सकते हैं, तो हमारे यहाँ का लिट्टी चोखा वहाँ क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो अभी जैसे लगातार 10 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है और ये समय भी महामारी से भरा पड़ा समय है। कोरोना ऐसी महामारी लगभग 1 साल सभी घर में रहे। तो इस समय कई लोगों की जॉब भी गई। वर्क फ्रॉम होम एक नया नया इन्वेशन कल्चर कल्चर शुरू हुआ। इसमें वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो बंदा घर पे बैठ के जॉब कर रहा है वो उसको उतनी ही सैलरी मिलती थी जितना जब वो ऑफिस में जाकर करता है। और सैलरी में भी कटौती की गई है। देखिए, 1 मिनट, हाँ, सैलरी में भी कटौती हुई है। और हम्म, इस समय ऐसे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी तो हाँ, अपर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो है, लोअर क्लास जो है, उस पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और देखिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। हमारे यहाँ की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, उसमें कहीं न कहीं एक कमी भी दिखती है कि हर साल जो बजट्स आते हैं, उसमें अपर क्लास के लिए कुछ होता है, लोअर क्लास के लिए कुछ होता है। बेचारा दबता कौन है? मिडिल क्लास का बंदा। तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि ये 100 रुपए जो लीटर है, पेट्रोल के दामों का पहुँचना, ये कीमत जो है, ये कहीं न कहीं एक मिडिल क्लास बंदे की जेब पर असर तो कर रही है। लेकिन अब देखिए, 100 रुपए प्रति लीटर हो जाए, उससे खपत तो कम नहीं होगी। जिस आदमी को काम करना है, वो अपना ये खपत तो करेगा ही। ठीक है, वो पहले अपनी लेकिन गाड़ी लेकिन में ले, 5 लीटर डलवाता था, अब वो 3 लीटर डलवाएगा। हाँ, लेकिन वो जो मिडिल क्लास का आदमी है वो अपना पेट काट के काम करेगा ना तब। खर्चे न्यूट्रलाइज़ करने पड़ेंगे। देखिए, कहीं न कहीं समझौता करना पड़ेगा ही उसे। ऐसा हम सुनते थे कि पेट काट के बच्चों को पढ़ाना, अब ऐसा हो जाएगा कि पेट काट के गाड़ी चलाना। नहीं, देखिए, ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए, कहीं न कहीं दाम अगर बढ़े हैं, कुछ चीज़ों में दिक्कतें देखने को मिली है, तो कुछ चीज़ें सब्सिडाइज़ भी हुई हैं, तो उससे कहीं न कहीं आपको फ़ायदा भी हो रहा है। पेट्रोल और डीज़ल बहुत बड़ा विषय है और कई जो स्टेट्स हैं, वो अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग में कहा था कि हम जितना पॉसिबल हो सके स्लैश करेंगे प्राइसेस को, लेकिन क्योंकि विदेशी बाज़ार में ही ये चीज़ है, दामों का बढ़ना, तो फिर वो अब पंजाब की बात करें, पंजाब में थोड़े स्लैशेस हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वहाँ पर आप दाम कम कर रहे हो, बीजेपी शासित राज्यों में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, हमें अपने देश का जो स्ट्रक्चर है, उसे भी समझने की ज़रूरत है। एक बंदा जो गोवा में रह रहा है, उसको पेट्रोल और डीज़ल जो हैं, वो आसानी से मिल जाएगा, बजाबता उसके जो मध्य प्रदेश जैसी लैंडलॉक्ड और स्थिति में रहते हैं। सस्ता भी होगा। बिल्कुल। तो अब हमारे यहाँ हिमालय के पहाड़ हैं, हिमाचल है और क्या कहते हैं, उत्तराखंड है, तो वहाँ रेट्स का ऊपर नीचे होना, वो आपके स्ट्रक्चरल जो आपके देश का जो स्ट्रक्चर बना है, उसके ऊपर भी कहीं न कहीं डिपेंड करता है। कई राज्य जो हैं, देखिए, पेट्रोल और डीज़ल बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर सेंटर आपको कोई छूट नहीं दे पाती, तो वहाँ की स्टेट के पास ये पावर होता है कि वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ छूट दे सके, जो कई स्टेट्स करते भी हैं। और पेट्रोल और डीज़ल की कीमत हर जगह 100 रुपए नहीं है, कई स्टेट्स में वो 80 रुपए आज भी हैं और 82 रुपए, 83 रुपए, 85 रुपए, 90 रुपए ऐसे हैं। दिल्ली में भी ये कोशिश की गई है, दिल्ली सरकार भी कह रही है कि वो अपने क्या कहते हैं, एक्साइज़ ड्यूटी और जो टैक्सेस के जो रेट्स हैं, उसमें स्लैशेस करेगी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ, ये जितनी जल्दी जो इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल हो जाए, वो हमारे लिए उतना अच्छा है। और जो एक मेरा रेट्स हैं, वो स्लैशेस जो हैं, उनका एक अब देखिएगा आने वाले टाइम में, बेशक मुझे लगता है कि रेट्स कम भी होंगे और एक जो दौर था, वो 72 रुपए, 78 रुपए, वहाँ पर हम आके स्टेबल हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है। और 2 दिन पहले शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था। मैं आपने समझ भी गया देखा। आप कौन से ट्वीट की बात कर रहे हैं। तो उसमें बाबा रामदेव को शीर्षासन की बिल्कुल। मुद्रा में दिखाया गया है। क्या मैसेज? देखिए, वो तो बेसिकली उन्होंने तंज कसने की कोशिश की है कि अगर आप अभी की जो करंट सरकार है, उनसे कोई सवाल करें, तो उनका सीधा साधा रिस्पॉन्स होता है कि ये तो देखिए देखने वाले का नज़रिया है।
आप अपनी तरफ 9 देखें तो वो आपको 6 दिखेगा, मुझे 9 दिखेगा वाली बात है। तो उन्होंने इस स्टिकर से बेसिकली यही बताने की कोशिश की है कि प्राइस भले 90 रुपये के पार हो जाए, सरकार का तो ये कहना है कि जो आपको 90 दिखता है हमें तो 6 दिखता है, हमें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकार भी करे क्या? आप मुझे ये बताइए, सरकार भी करे क्या? अगर पेट्रोल और डीज़ल हमारे नियंत्रण में होता, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है खपत को कम करना। मोदी जी का जो अभिभाषण था वो यही था, इसी के ऊपर था कि अब देखिए उनके बयान को लोगों ने गलत मतलब ले लिया, जिसकी वजह से शशि थरूर का आपको ये ट्वीट देखने को मिला कि वो 90 को आप 6 भी देख सकते हैं वाली बात। तो मोदी जी के अभिभाषण में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अभिभाषण में बस यही था कि हम जो ये खपत बढ़ा रहे हैं ना, इसलिए हमारी डिमांड बढ़ रही है। अब पाकिस्तान जैसे देश में आज भी 51 रुपये इसलिए है क्योंकि वहाँ इतना कंजप्शन नहीं है। अरे भाई साहब, वो बहुत गरीब देश है, वहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं है जितनी हमारे इकलौते दिल्ली में गाड़ियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खपत है ये जितनी कम होगी, देखिए इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हम इन्वायरमेंट को, जैसा हमने देखा लॉकडाउन के टाइम पे इन्वायरमेंट की हालत, आज हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट की हालत, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सेव करने का भी है। सरकार अपने तरफ से हर तरह की कोशिश करती है। आज जो आप देखते हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल, वेस्टर्न पेरीफेरल, इतनी सड़कें क्यों बनाई गई? दिल्ली के ऊपर जो लोड है, आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे आशीष जी, आज से 5-10 साल पहले हमने देखा है कि किस लेवल का प्रदूषण हुआ करता था। बिल्कुल। और बल्कि इस बार भी हमें देखने को मिला, जबकि पूरे साल लॉकडाउन में बीता है। बिल्कुल, चीज़ें खुलती हैं तो फिर वो अनियंत्रित तरीके से खुलती हैं। तो सरकार की मंशा यही है कि इन चीज़ों पर नियंत्रण किया जाए। आप कंजप्शन बढ़ाओ तो बढ़ाओ इलेक्ट्रिक गाड़ी का, आप ऐसे चार्जिंग स्टेशन सेटअप करो। और देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके ऊपर काम बहुत हो भी रहा है और हमें शायद 2025 तक एक ऐसा शहर भी देखने को मिल जाए जो फुल्ली आपका इलेक्ट्रिक हो। और 2030 तक जो सरकार की मंशा है, कई कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। एप्पल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इस टेक्नोलॉजी में। टेस्ला, एलॉन मस्क, जब वो कह रहे हैं कि वो टेस्ला ला रहे हैं, वो जानते हैं इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, तो वो कहीं ना कहीं टेस्ला के साथ साथ क्या पता ये इलेक्ट्रिकल सेटअप्स भी लाए, चार्जिंग स्टेशंस का सेटअप लाए। तो आने वाले टाइम में देखिए अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, बस वही है, इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। ऐसा हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत फिर से अपने सामान्य स्तर पे पहुंचे। तब तक के लिए देखते रहिए आवाज़ खबरों की। धन्यवाद।